हमने मानव उत्सर्जन तंत्र के भाग 3 टॉपिक पर हम आज पढ़ेंगे। मैंने पहला मानव उत्सर्जन तंत्र, दूसरा वृक्क और तीसरा वृक्क यानी नेफ्रॉन जिसको कहा जाता है। नेफ्रॉन प्रमुख रूप से वृक्क के अंदर जो ये नेफ्रॉन होता है, प्रमुख रूप से ये नेफ्रॉन ही हमारे मूत्र का उत्सर्जन का कार्य करता है। मूत्र का उत्सर्जन का कार्य ये नेफ्रॉन के अंदर ये मूत्र छनने की प्रक्रिया, जिसमें अपशिष्ट पदार्थ अलग, लाभदायक पदार्थ अलग, ये नेफ्रॉन के अंदर होती है। और इसके अंदर आप देखते हैं ये नेफ्रॉन के अंदर ये जो आगे कटोरा नुमा, प्याले नुमा, कप नुमा ये जो संरचना पाई जाती है, गोल फूली हुई संरचना आपको दिखाई दे रही है, ये जिसको हम कहते हैं बौमन संपुट। इसको हम क्या कहेंगे? बौमन संपुट कहते हैं। ये बौमन संपुट है। ये परीक्षा में, बोर्ड की परीक्षा के अंदर कई बार ये प्रश्न आया है कि वृक्क, अंग्रेजी में जिसको कहते हैं नेफ्रॉन, की संरचना का नामांकित चित्र बनाकर मूत्र छनने की प्रक्रिया को समझाइए। तो ये प्रश्न मैं आज ये पूरा करा रहा हूं। इसमें ये गोल फूली हुई कपनुमा संरचना, कटोरे नुमा, प्याले नुमा संरचना, जिसको हम कहते हैं बौमन संपुट, इसको हम कहते हैं बौमन संपुट। इसमें दो वाहिनी होती हैं, धमनी, अभिवाही और अपवाही। अभिवाही और अपवाही। इसके अंदर आप देखते हैं कि एक कोशिका का गुच्छ पाया जाता है। यह कोशिका का गुच्छ इसमें पाया जाता है, जिसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। इसको हम क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस। इस गुच्छ को, और ये कटोरे नुमा संरचना बौमन संपुट, ये अभिवाही अपवाही धमनियां, और ये बौमन संपुट इसको कहा जाता है। इसमें जो कोशिकाओं का गुच्छ, इसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। इसके अंदर थैलेनुमा संरचना ये होती है। आप देखिए इधर, नेफ्रॉन के ऊपरी भाग में पाए जाने वाला कप के आकार का थैलेनुमा होता है, संरचना होती है, जिसे बौमन संपुट कहा जाता है। शाखा अभिवाही धमनी का गुच्छ पाया जाता है, जिसे ग्लोमेरुलस के नाम से हम जानते हैं। ग्लोमेरुलस का एक सिरा जो बौमन संपुट में अपशिष्ट युक्त गंदा रक्त लाता है, यानी इस बौमन संपुट के अंदर, इस ग्लोमेरुलस में रक्त का एक भाग यानी गंदा रक्त इसमें ग्लोमेरुलस के अंदर आता है। तो ये अपशिष्ट युक्त गंदा रक्त इसमें लाया जाता है या लाता है। वृक्क धमनी से जुड़ा होता है। ये वृक्क धमनी से जुड़ा होता है। दूसरा हिस्सा स्वच्छ रक्त को ले जाने हेतु वृक्क सिरा से जुड़ा रहता है। एक सिरा तो इसका गंदा अपशिष्ट युक्त गंदा रक्त, दूसरा एक स्वच्छ रक्त, ठीक है ना, जो जिसमें अपशिष्ट पदार्थ नहीं होते हैं, उससे ये जुड़ा रहता है। ये जो संरचना मैंने बताई आपको, इसको हम कहते हैं बौमन संपुट। अब इसका दूसरा भाग है, देखिए आप, वृक्क नलिका। वृक्क नलिका, तो इसके अंदर, इसे पहले मैंने बताया था कि एक सिरा तो वृक्क धमनी से जुड़ा रहता है, और दूसरा सिरा इसका जो है ये वृक्क सिरा से जुड़ा रहता है। वृक्क धमनी गंदे रक्त को इसमें लाती है। वृक्क सिरा ये शुद्ध रक्त होता है, इसमें ये वृक्क सिरा से ये जुड़ा रहता है। स्वच्छ रक्त यानी शुद्ध कह सकते हैं, स्वच्छ कह सकते हैं, इससे जुड़ा रहता है। दूसरा है वृक्क नलिका। आप इसमें वृक्क नलिका में आप देखते होंगे कि ये वृक्क नलिका, ये वृक्क की ये नलिका है जो इसके अंदर है। इसमें ये समीपस्थ नलिका है, यानी ये बौमन संपुट के पास वाली नलिका ये समीपस्थ नलिका है। बौमन संपुट से दूर वाली नलिका, इसको हम कहते हैं दूरस्थ नलिका। दूरस्थ नलिका कहा जाता है। और आप देखते हैं ये सर्प के आकार की संरचना, इसको हम कहते हैं, जिसकी ये आरोही भुजा है, ये अवरोही भुजा है।
आरोही अवरोही गणित में हमने पढ़ा होगा। तो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर 10 9 8 7, ये आरोही अवरोही है। उस प्रकार से ये अवरोही है, ये आरोही भुजा है इसकी। और ये जो कुंडली नुमा संरचना बनाई जाती है, बनी होती है इसके अंदर, इसको हम कहते हैं हेनले लूप। क्या कहते हैं जी? हेनले लूप। हेनले लूप कहा जाता है। अब इसमें देखिए आप वृक्क नलिका, ये क्या है? वृक्क नलिका। ये समीपस्थ शिरा, ये दूरस्थ नलिका, और ये जो आपको दिखाई दे रही है ये अवरोही है, ये भुजा आरोही है, और ये जो संरचना है जिसे हम कहते हैं हेनले लूप। देखिए आप, बौमन संपुट के निचले हिस्से से प्रारंभ होने वाली नलिका है, जिसे इसका दूसरा हिस्सा या सिरा मूत्र एकत्र करने वाली नलिका से जुड़ा होता है। प्रथम भाग को समीपस्थ नलिका और मध्य भाग जो ये पिननुमा कुंडलित संरचना होती है जिसे हेनले लूप कहते हैं, और ये इसके दूसरे भाग को दूरस्थ नलिका के नाम से जाना जाता है। यह है वृक्क नलिका। अब तीसरा इसका भाग आता है जिसको हम कहते हैं मूत्राशय। जब मैंने आपको बताया था कि मूत्राशय, इसमें देखिए आप, यहां देखिए, ये वृक्क है, ये वृक्क है। इस वृक्क के अंदर ये मूत्र वाहिनी है दोनों तरफ से, यानी वृक्क से निकलने वाली है। भाई वृक्क के अंदर क्या है कि अवशिष्ट पदार्थ अलग हो गए और शुद्ध रक्त अलग हो गया, अशुद्ध रक्त अलग हो गया। तो जो अशुद्ध पदार्थ हैं ये इस वृक्क नलिका के द्वारा, ये नीचे है मूत्राशय, ये मूत्राशय में आकर के ये एकत्रित रहते हैं। इस मूत्राशय में आकर के एकत्रित कहते हैं। जो ये मूत्र वाहिनी है ये पेशीय थैलीनुमा संरचना है। ये पेशीय, ये मूत्राशय पेशीय थैलीनुमा संरचना होती है। और इसी प्रकार से इसमें क्या होता है? मूत्र का भंडारण। क्या होता है? मूत्र का भंडारण। धीरे धीरे एक एक बूंद मूत्र आकर इसमें एकत्रित होता रहता है और ये मूत्र का भंडारण करने का काम करती है। और ये कैसी होती है आप देखते हैं ना, ये कैसी दिख रही है? नाशपाती के आकार की। कभी खाई होगी आपने नाशपाती, तो वो नाशपाती के आकार की होती है, ठीक है ना? नाशपाती के आकार की ये होती है। और इसके अंदर ये मूत्राशय है, ये मूत्रण में मदद करता है। कभी आपने देखा होगा जब ये थैली भर जाती है तो प्रेशर बनता है और व्यक्ति सारे काम छोड़ करके और लघु शंका के लिए, पेशाब करने के लिए पहले जाता है। तो ये कब जाता है? जब ये थैली भर जाती है, इसकी दीवारों की भित्ति पर दाग पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, और इसी प्रकार से प्रेशर के द्वारा ये जो छिद्र है इसके द्वारा मूत्र का निष्कासन कर दिया जाता है। तो इसी प्रकार इसके अंदर मतलब 400 से 600, क्या कहा मैंने आपसे? 400 से 600 ml। मैंने आपको बताया कि 400 से 600 ml इस वृक्क द्वारा ये मूत्र है ना, मूत्र इस मूत्राशय के अंदर आता है। 400 से 600 ml इसमें ये आता है और ये वृक्क से इसमें मूत्राशय में उतरता रहता है। तो इस प्रकार इसके अंदर ये मैंने मूत्राशय की बताया। अब आगे देखिए, इसका चौथा भाग है मूत्र वाहिनी। मूत्र वाहिनी, इसमें भी मूत्राशय में पेशीय थैलीनुमा संरचना होती है, मूत्र का भंडारण करने का काम करती है। ये नाशपाती के आकार की होती है। मूत्राशय मूत्रण में प्रमुख रूप से मदद करने का काम करता है। 400 से 600 ml मूत्र वृक्क से मूत्राशय में उतरता है। आगे हम लेते हैं मूत्र वाहिनी। मूत्र वाहिनी देखिए आप, मूत्र को लाने वाली जो वाहिनियां होती हैं इसको हम कहते हैं मूत्र वाहिनी। क्या कहते हैं? लाने वाली वाहिनियां। ये मूत्राशय को वृक्क से लाने वाली, मूत्र को लाने वाली वाहिनियां होती हैं, इनको मूत्र वाहिनी कहते हैं। वृक्क से मूत्राशय तक जोड़ने वाली मूत्र वाहिनी ये चिकनी मांसपेशियों से बनी होती है। और ये वयस्क जो व्यक्ति होता है, जैसे जवान, आपकी तरह जवान, ऐसे जवान व्यक्ति के अंदर ये 25 से 30 सेंटीमीटर लंबी पाई जाती है, मूत्र नलिका जिसको कहा जाता है, ठीक है ना? 25 से 30 सेंटीमीटर लंबी पाई जाती है। अब आगे है मूत्र मार्ग। मूत्र मार्ग देखिए आप,
ये मूत्रा से है। अब जिससे मूत्र बाहर निकलता है, इससे बाहर निकलेगा, इसके अंदर ये मूत्र मार्ग है। अब इसमें थोड़ा सा अंतर है। जैसे पुरुष है तो पुरुष में जो मूत्र है वो लिंग के अंदर से उतरता है, और जो मादा होती है उसमें योनि के द्वारा मूत्र का निष्कासन होता है। तो इसी प्रकार से इसके अंदर देखिए मूत्र मार्ग थैली नुमा संरचना, पुरुषों में यह मार्ग लिंग से जुड़ा रहता है। पुरुषों के अंदर यह मार्ग किससे जुड़ा रहता है? लिंग से जुड़ा रहता है। और इसी प्रकार स्त्रियों में ये मार्ग ये योनि से पहले समाप्त हो जाता है, फिर योनि में मूत्र आता है, फिर उसका निष्कासन किया जाता है। और ये मार्ग पुरुषों के अंदर जो लिंग होता है, लिंग से स्खलन वाहिनियों के द्वारा वीर्य का भी निष्कासन किया जाता है। तो इस प्रकार से इसके अंदर पुरुषों के अंदर ये जो मूत्र मार्ग है थोड़ा बड़ा होता है, स्त्रियों के अंदर तो ये योनि से पहले ही समाप्त हो जाता है, योनि द्वारा मूत्र का निष्कासन किया जाता है। और पुरुषों के अंदर स्खलन वाहिनियों द्वारा ये वीर्य को भी प्राप्त करता है। आगे मैंने ये बताया था समीपस्थ नलिका, दूरस्थ नलिका। आगे जो ये है संग्रह नलिका। संग्रह नलिका, इसके अंदर क्या है कि छलनी का काम होता है। जैसे छलनी से आटा छानते हैं तो इसमें छलनी की तरह काम होता है। तो इसमें अपशिष्ट रक्त होता है, शुद्ध रक्त होता है, इसमें ये छलनी हो जाता है। और इसी प्रकार से ये वृक्क जिसे नेफ्रॉन कहते हैं, ये नेफ्रॉन ही अपशिष्ट पदार्थों को ये अलग करने का काम प्रमुख रूप से ये नेफ्रॉन का होता है। ये मैंने आपको बताया है। धन्यवाद।